नेशनल इनकम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी। कोई भी कंट्री के अंदर में एक बेस्ट इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को चेक करने का। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब वो नेशन कितनी डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग इकोनॉमी है, और कितना परसेंटेज से उसकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ है। ये मेजर करने के लिए एक मेजरिंग रॉड के रूप में, इकोनॉमिक ग्रोथ की मेजरिंग रॉड के रूप में हम इस्तेमाल लेते हैं नेशनल इनकम को। अगर इनकम ज्यादा आई मतलब हमको समझ में आएगा कि एक गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इनकम कम आई तो हमको समझ में आएगा कि ये एक हमारे लिए डाउनफॉल है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, हमारा नेशनल इनकम जो कम आया है। इट इज देयरफॉर हर एक नेशन जो है वो ये चाहती है कि वो एक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट बनाए मेजर करने में नेशनल इनकम को। इकोनॉमिस्ट ने भी एनालाइज किया, बहुत सारे डायमेंशंस, अलग अलग रास्ते, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स तैयार किए उन लोगों ने पॉलिसी मेकिंग के लिए। डिफरेंट की स्पेलिंग यहाँ गलत दी है, ठीक है, DIFFERENT होता है। फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी मेकिंग, a minute study of the national income from different angle is known as concept of income and related aggregate। तो देखिए क्या बोल रहा है मिनट स्टडी। मिनट स्टडी मतलब क्या हो रहा है, ये पॉइंट सॉरी, मिनट स्टडी मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जब हम नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं तो वो जो स्टडी करने का तरीका हमारा होता है, हम मेजर किस पे करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन पूरी नेशन की इनकम हम कब की कब तक की लेते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो भी मैंने कमाया है उस पूरे साल भर की जो मेरे नेशन के अंदर की इनकम है, डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस इंटरनेशनल इंडियन टेरिटरी, जिसको हम लोग पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी कहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो जो भारत की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर में रहते हुए भारत जो कमाता है, भारत बोलने से भारत के अंदर के लोग आ जाते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो साल भर में कमाता है उसकी इनकम को हम लोग बोलते हैं कंट्री की नेशनल इनकम। लेकिन उसको जो मेजरमेंट किया जाता है वो कैसे टाइम पे किया जाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम पे। और उसी को हमको बोल रहा है कि अब हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पे। चलिए कौन रीड करना चाहेगा नेक्स्ट। जल्दी रीड करते जाओ, बताते जाओ, मुझे बार बार नाम लेना सही नहीं लगता। वैष्णवी आर यू देयर, आप है क्लास में? यस सर, यस सर। तो आप रीड कीजिए बेटा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स से। Different concepts of national income and related aggregates. Different economists express national income in different forms like gross or net, national or domestic, on factor prices or at market prices, etc., and call them as different concepts of national income. Each concept conveys different meaning and are used differently for the purpose of economic analysis and for policy formulation. Main concepts are given as below. First, gross domestic product at market price, GDP MP. Second, gross domestic product at factor cost, GDP FC. Third, gross national product, GNP. Fourth, gross national product at factor cost, GNP FC. Fifth, net domestic product at market price, NDP MP. Sixth, net national product at market price. 7, net domestic product at factor cost. 8, net national product at factor cost. And 9, per capita income. वेरी गुड। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, ये जो मार्केट प्राइस बोल रहा है हमको अलग अलग वर्ड क्या दिख रहे हैं, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं। इस चैप्टर के अंदर में हमको इतना ही चीजों के बारे में देखना है। हमको बोला है कि बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग अपने एक्सप्रेस करे नेशनल इनकम को, जैसे कोई ग्रॉस में मेजर करता है, कोई नेट में नेशनल इनकम मेजर करता है, कोई नेशनल टर्म बनाया तो कोई डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की डोमेस्टिक टर्म बनाया, कोई फैक्टर कॉस्ट पे लेता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, या फिर कोई बोलता है कि नहीं मैं सेलिंग प्राइस पे लूंगा नेशन की इनकम को मार्केट प्राइस पे। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये अलग अलग प्रकार के क्या है कॉन्सेप्ट्स है नेशन इनकम निकालने के, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अलग अलग तरीके, जिनके कुछ 8 टाइप्स 8 टर्म्स के बारे में दिया। ये GNP MP है बेटा, इसको मार्केट प्राइस कर लेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब एक एक टर्म के बारे में हम लोगों को बता रहा है, जैसे कि सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यही सबसे ज्यादा क्या बनेगा, बेस बनेगा। आप कुछ भी निकालिए, आप अगर प्रोडक्शन मेथड निकालते हैं
जब प्रोडक्शन का आप सब कुछ प्लस करते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पादन एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब कि एमआरपी। तो हम हर एक चीज की जब एमआरपी ऐड कर देते हैं गुड्स की और सर्विसेज की अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में, इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन अमाउंट, दैट विल बी टर्म्ड एज, टेक्निकली दैट टर्म विल बी टर्म्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट market price. Is that clear to you all? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. पढ़िए संजीवनी, आप पढ़िए बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहां से यहां तक पढ़िए। Yes, sir. Gross domestic product at market price, GDP, MNP. Gross domestic product at market price is the market value of all final goods and service product within domestic territory of a country in a accounting year. It includes both resident and non-resident products, producing goods within the domestic territory of a country. In India, for example, GDP includes the market value of production or business product, multinational corporation and international banks operating in the country. It includes the market value of the all economic activity of producing goods and services, along with depreciation of capital goods. It is popularly known as GDP. देखिए वही समझा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाउंड्री के अंदर में कंट्री की एक अकाउंटिंग ईयर में। अच्छा, अकाउंटिंग ईयर हमारी कब से कब तक की होती है, तो हमारी अकाउंटिंग ईयर होती है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की। तो साल भर की जो हमारी अकाउंटिंग ईयर है, जिसपे हमारी कंट्री के रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट प्रोड्यूसर्स। अच्छा, नॉन रेसिडेंट प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, कोई बता सकता है? सर एनआरआई। एनआरआई। अच्छा, एनआरआई बोल देने से काम हो जाएगा क्या? मैं ऐसा बोलूं कोका कोला की जो प्रोडक्शन हो रही है वो मेरी कंट्री की जीडीपी मानी जाएगी? नो सर। अच्छा, क्यों नहीं मानी जाएगी, क्यों नहीं मानी जाएगी सर बताना। क्योंकि वो फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है। पर इंडिया के अंदर में अगर वो प्रोडक्शन करती तो, अगर वो इंडिया के अंदर में प्रोडक्शन करती है सर तो हो सकता है। सर तो हो सकता है। यस सर। देखिए इस बात को थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं। अगर मैं बोलूं, मेरी बात समझना, अभी मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट नहीं बताऊं, जब मैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज बोलता हूं ना, तो जो मेरी कंट्री के अंदर में प्रोडक्शन हुआ है जीडीपी एमपी का, वो तो मैं ऐड करता ही करता हूं, पर डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ में मैं एनएफवाई को भी ऐड करता हूं। एनएफवाई क्या होता है, जितना मैंने बाहर से कमा के लाया और जितना मेरी कमाई बाहर को गई, फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। बात समझना। देखो अगर मेरी कंपनी है टाटा मोटर्स, टामो, टाटा मोटर्स जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाके कमा के आती है। मान लो ये 1 करोड़ रुपए कमा के वहां से लाई, प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए में क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट कमा के लाई इस साल में, तो वो क्या माना जाएगा, फीफा माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोका कोला, कोका कोला जो है ये किसकी कंपनी है, तो ये कंपनी है पेप्सिको लिमिटेड की, पेप्सिको लिमिटेड की। और मान लो ये हमारे यहाँ से कमा के ले गया 50 लाख रुपए, तो हमने नेट इनकम कितना कमाया, 50 लाख। ये 50 लाख ऐड होता है, पर इसका मतलब कि जो हमारी कंट्री के अंदर में प्रोडक्शन हो रहा है वो सब कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आ जाएगा, irrespective whether that person is the domestic, that person is the resident of our country, वो हमारा निवासी है हमारी कंट्री का जो वो प्रोडक्शन कर रहा है, तब भी उसकी प्रोडक्शन ऐड होगी, चाहे फिर वो नॉन रेसिडेंट है। मैं नॉन रेसिडेंट बोल रहा हूं बेटा, देखो वैष्णवी 3 वर्ड होते हैं, एक होता है रेसिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और जो नॉर्मल रेसिडेंट होता है ना उसको ऑर्डिनरी बोलते हैं। जब आप कभी इनकम टैक्स आगे पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको समझ में आएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो जो एनआरआई जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो ये नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब रहने वाला वो भारत का ही है, भारतीय है, पर इस साल वो भारत में
जो है वो 80 डेज, इसका भी एक होता है 80 डेज ही था, हाँ मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, 80 डेज से कम साल भर में रहा है, शायद 80 था या 182 डेज था, हाँ 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 182 डेज था, 182 डेज से कम अगर इस साल में वो रहा है और पिछले 3 साल या 4 साल में कम रहा है और भारत का सिटीजन है, भारत का सिटीजन अब्रॉड में जा करके रहता है, हर साल ऑर्डिनरी रेसिडेंट था पर इस साल 182 डेज से कम रहा है भारत में, या पिछले 3 से 4 साल में 365 डेज से कम रहा है ओवरऑल में, तब वो इस साल के लिए क्या कंसिडर किया जाता है, भारत में एनआरआई, और उसकी इनकम को भारत की इनकम नहीं मानी जाती है, वो इनकम जो वो अब्रॉड में कमाया। लेकिन अगर वो एनआरआई है और अगर वो कोई चीज भारत में प्रोडक्शन करता है तो उसकी इनकम भी भारतीय इनकम, उस भारत की हुई प्रोडक्शन का इनकम को भारतीय माना जाएगा। लेकिन मान लो मैं एनआरआई हूं, मैं ये सारे शर्तों पे पूरा होता हूं और अब मैं यूरोप में रह करके कुछ कमाई करता हूं एज अ लॉयर, कुछ 1.5 करोड़ रुपए कमाता हूं, तो क्या वो 1.5 करोड़ रुपए पे मुझे भारत के अंदर टैक्स भरना होगा? क्या वो भारत की इनकम मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। बात समझ आ रही है? हेलो? यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, ना वो उसने ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा ना नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा, उसने कहा, कौन है भाई, देवा कैसे ज्वाइन कर रहा है, तो उसने कहा नॉन रेसिडेंट, मतलब उसने या तो रेसिडेंट का, रेसिडेंट के अंदर में दो आते हैं, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी, और नॉन रेसिडेंट में कौन आ जाता है, बाहर के प्रोड्यूसर्स, उनकी भी इंक्लूड कर रहा है। देखो ये तो क्लियर किया ना, इसका मतलब कोका कोला कंपनी जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रही है, पेप्सिको लिमिटेड जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है, रेडमी, शाओमी, जो भी, मतलब जो भी मेक इन इंडिया प्रोडक्शन कर रहा है, उन सब के प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे। बात समझ आई? और जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारी कंट्री की क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो यही तो बोल दिया, देखो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेशनल बैंक ऑपरेटिंग इन द कंट्री। तो ऐसे इंटरनेशनल बैंक्स या ऐसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हमारी कंट्री में ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी हम गुड्स की और सर्विसेज की कैसी वैल्यू को लेंगे, मार्केट वैल्यू, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी वैल्यू को ऐड करेंगे। includes market value of all economic activity of producing goods and services along with depreciation of capital goods। क्योंकि जब हम एमआरपी में मान लो तुम कुछ सामान बेच रहे हो तो क्या उसमें तुम अपने फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा नहीं निकालोगे? क्लास 11 में तुमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो जो आपका वेरिएबल कॉस्ट रॉ मटेरियल में खर्चा हुआ, वो खर्चा तो आप एमआरपी पे जोड़ते ही हैं, प्लस आपका जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल लग रही है, वो सब भी आप एमआरपी पे जोड़ते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए। दैट मीन्स इसी को पॉपुलरली कहते हैं क्या, जीडीपी एमपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की क्या फॉर्मूला बना दिया, कौन रीड करेगा इसको? चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। Gross domestic products is a market price defined as the market value of the output of the final goods and services produced in the domestic territory of a country by all the producers in an accounting year। तो जितनी भी सामान डोमेस्टिक टेरिटरी में उस कंट्री की साल भर में जो, अच्छा कैसा बोला है, गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स। मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया था दो प्रकार के गुड्स होते हैं चैप्टर 1 में, एक तो फाइनल, दूसरा इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं जोड़ते, हम कैसे गुड्स को जोड़ते हैं, यहाँ एक एक टर्म की मीनिंग है बेटा, एक एक टर्म में कॉन्सेप्ट क्लियर फाइनल। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस की डिफाइन करता है, मार्केट वैल्यू मतलब एमआरपी वैल्यू को, कैसे गुड्स की, तो आउटपुट की, फाइनल गुड्स के आउटपुट की या फाइनल सर्विसेज के आउटपुट की जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री के अंदर में सारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा। सारे प्रोड्यूसर्स में अब दोनों आ जाते हैं, रेसिडेंट भी और नॉन ऑर्डिनरी, सॉरी नॉन रेसिडेंट भी, एक साल भर में। तो ये हो गया जीडीपी इज इक्वल टू P1Q प्लस P1S।
where Q is equal to quantity of the goods produced during the year, S is equal to amount of services produced during the year. And P1 is equal to current market price. So current market price into quantity plus current market price is into amount of services. The value of GDP is estimated by deducting the value of intermediate consumption from the value of output produced by all the producers operating the domestic territory of the country. That means value of output produced minus intermediate consumption is equal to GDP. ये क्या बोला है समझाओ? Yes, sir. हमारी करीब करीब 16 मिनट की और क्लास बची है. देखिए हम लोग धीरे धीरे ही समझते हुए चलेंगे, ठीक है? हम लोग हड़बड़ी नहीं करेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. बाद में नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स तो बन जाते हैं, पर सिर्फ नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल बनाना जरूरी नहीं है. आजकल क्या कर दिया, कॉन्सेप्चुअल कर दिया. पूरा का पूरा एग्जाम कॉन्सेप्चुअल हो गया. पहले क्या होता था, एग्जाम जो है ना वो सिर्फ न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, फॉर्मूले हैं याद कर लो, आंसर आ गया, काम खत्म. और आजकल क्या कर दिया है, पूरा कॉन्सेप्चुअल कर दिया है. एक एक चीज उसको जानना है, जैसे कि रेसिडेंट है तो क्या है, क्यों है, ताकि वो समझे कि बच्चा कॉन्सेप्ट समझा है कि नहीं समझा है. क्लास 12 से वो यही उम्मीद करता है कि वो बच्चे कॉन्सेप्ट्स को समझे, क्योंकि आगे चल के कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, ना कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना. तो आजकल सीबीएसई आपके साथ में यही तो कर रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चंस क्यों देता है. केस बेस्ड के अंदर में दो प्रकार के आ जाते हैं, एक केस स्टडी क्वेश्चन आ जाता है और दूसरा आ जाता है क्या, असर्टेन रीजन क्वेश्चंस. ये असर्टेन रीजंस कहीं नहीं देता था, पता है, ये सीधा उठाया है कहां से, तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को उसने उठाया है. क्या बोलते हैं इसको, हम लोग अभी एक एग्जाम देते हैं यूजीसी नेट का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये एग्जाम दिया जाता है बेसिकली पीएचडी स्कॉलर्स के द्वारा. तो जब आप किसी चीज में इकोनॉमिस्ट या स्कॉलर ऐसा बोलते हैं ना, जो अपनी थ्योरीज और थीसिस बनाते हैं, जो प्रोफेसर्स बनते हैं, जो अपनी खुद की बुक्स लिखते हैं, तो उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, स्कॉलर्स बोलते हैं इनको, रिसर्चर्स स्कॉलर्स. तो मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से इसका एग्जाम दिया हूँ, मेरा नेट क्लियर हो गया है. पर इसमें भी एक वो होता है कि अगर आप एक्सीलेंस लाते हैं, 90% से प्लस मार्क्स लाते हैं, तो इस पे आपको जीआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप. फेलोशिप एक प्रकार का पैसा होता है, स्टाइपन मिलता है. इसमें पर मंथ 40 to 50,000 रुपीज सरकार देती है. 50,000 से 40,000 से 50,000 के बीच सरकार देती है, और 5 साल तक देती है, हर महीना देती है आपको रिसर्च करने के लिए, 5 साल के अंदर का कोर्स कंप्लीट करने के लिए. तो अभी फिर से दिलाया हूँ जीआरएफ के लिए कि भाई आगे पढ़ना है तो कुछ, अब इस स्टेज पे पहुंचने के बाद क्या कुछ अर्निंग जरूरी होती. चलिए तो आगे हम देखते हैं. अब देखो मेरी बात समझो, मैं क्या समझा रहा था आप लोगों को, मैं थोड़ा भटक गया था दिशा से. हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. वैल्यू ऑफ आउटपुट, जब मैं सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर है, ये टर्सरी सेक्टर है. प्राइमरी सेक्टर वाला सामान बनाया 100 रुपए का, ये दे दिया किसको, यही 100 रुपए का सामान दे दिया किसको, सेकेंडरी सेक्टर को. मतलब ये था एक्सट्रैक्ट करने वाला, मिनरल्स ओर को निकालने वाला सेक्टर, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. 100 रुपए का सामान निकाला, मॉनेटरी वैल्यू 100 रुपए के रॉ मटेरियल को किसको दे दिया, सेकेंडरी सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को. अब वो 100 रुपए से उसका क्या बना दिया, मान लो ईटा बना दिया, ठीक है. अब ये 100 रुपए का सामान को किसको दे दिया, एक रिटेलर. रिटेलर सर्विस सेक्टर में आता है, क्यों, क्योंकि उसकी कैसी सर्विस दे रहा है रिटेलर, रिटेल सर्विस दे रहा है, और वो किस चीज का प्रॉफिट जोड़ रहा है, अपनी रिटेलिंग का पैसा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ करके सामान बेच रहा है. अब सेकेंडरी सेक्टर वाला 100 रुपए के सामान को 120 रुपए में बना के बेच दिया, कितने में, 120 में. और सेकेंडरी सेक्टर वाला जो है, टर्सरी सेक्टर वाला जो सर्विस सेक्टर वाला है, वो 120 रुपए के सामान पे अपने रिटेलिंग का 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के अगले को सामान कितने में बेच दिया, 140 रुपीज में. अब अगर मैं कंट्री की आउटपुट की बात करूं तो कितने का आउटपुट बना है टोटल, 100 का प्राइमरी से,
120 का सेकेंडरी से और 140 का टर्सरी से। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? यस सर। इसको और अच्छे से लिख देता हूं मैं। मैं बोल रहा हूं जीडीपी निकालने के लिए मेरे को वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करना पड़ेगा। ऐसा लिखा था, यही फॉर्मूला को मैं आपको समझा रहा हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर, तीनों ने कितने कितने के आउटपुट के वैल्यू के समान बनाए? 100 का, 120 का एंड 140 का। तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इतनी ही है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या क्या यूज हुआ? प्राइमरी सेक्टर वाले के लिए कितना यूज किया, सेकेंडरी सेक्टर वाले ने इंटरमीडिएट कितना यूज किया, एंड टर्सरी सेक्टर वाले ने कितना यूज किया। प्राइमरी सेक्टर वाले ने इंटरमीडिएट कंजप्शन मान लो 0 का यूज किया, सेकेंडरी सेक्टर वाले ने कितने का यूज किया? भाई 100 का सामान 120 में बेचा, 100 का रॉ मटेरियल उसको खरीदना भी तो पड़ा था ना, उसी में 20 रुपए का सामान को ऐड करके उसको 120 में बेच दिया। तो 120 का सामान क्या पूरा उसका प्रॉफिट है, या 100 की उसकी लागत थी? जो लागत थी वो क्या है, उसकी इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या बोला, समझ में आया क्या ये सबको? यस सर। यस और नो? यस सर। इसी प्रकार से टर्सरी सेक्टर 140 रुपीज में सामान बेचता है, तो 140 में तो बेच रहा है रिटेलर, पर रिटेलर को खरीदी प्राइस कितनी पड़ी थी? 120 रुपीज। तो 120 उसकी क्या मानी जाएगी, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब तुम इन तीनों को प्लस करो, कितना हो गया? 100 प्लस 120 प्लस 140, 360 रुपीज हो गया। जीडीपी एमपी निकाल रहे हैं हम, क्योंकि ये सब किस पे प्राइस पे थी, सेलिंग प्राइस एमआरपी पे थी, ये सारी वैल्यूज। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना हो गया? 120 प्लस 100, 220 रुपीज। तो 360 माइनस 220 करो, कितना बचता है? 140। 140। 140। अब तुम देखो कि जो आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकली थी किसकी, टर्सरी सेक्टर की, वो भी कितनी थी? 140 थी कि नहीं? और यही 140 क्या था, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इसीलिए जीडीपी में हम क्या ऐड करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स को। और फाइनल गुड्स को ही ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा, अपनी वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट जरूरी नहीं है कि वो फाइनल गुड्स हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि जो प्राइमरी सेक्टर का सेल्स है वो टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर का इंटरमीडिएट बन जाए, जो सेकेंडरी सेक्टर का सेल्स है वो टर्सरी सेक्टर का इंटरमीडिएट बन जाए। और हम सिर्फ ये भी नहीं बोल सकते कि इसका मतलब तो ऐसा है किसी सर्विस सेक्टर के आउटपुट को ऐड कर लो, वो तो मैंने बताया अभी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीधा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्डिंग बना के किसको बेच देती है, कस्टमर को, तो फिर वहां पे वो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या बन जाता है, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो अल्टीमेटली कंज्यूमर कंज्यूम करे। और ये चेन कहीं भी ब्रेक हो सकती है, जरूरी थोड़ी कि प्राइमरी वाला जो बेचेगा वो सिर्फ सेकेंडरी को ही रॉ मटेरियल के रूप में बेचेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। जैसे कि घर में अगर मैं गिट्टी एक प्राइमरी सेक्टर है, अब अगर उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, लफाज इंडस्ट्री हूं मैं नोवोको, तो वो मेरे लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन है। लेकिन अब मैं अगर उस गिट्टी का यूज करता हूँ, मेरे घर के बाहर पानी भरा गया है रोड किनारे में, और उस गिट्टी को मैं मंगवाता हूँ क्रशर से और अपने उस एरिया को समतल करता हूँ, तो वो गिट्टी की जो मॉनेटरी वैल्यू वो मेरे लिए कैसे गुड्स कहलाएगी, वही गुड्स एक नेचर पे इंटरमीडिएट बन गया था तो माइनस हो जाता है, और वही गुड एक नेचर पे अभी क्या बन गया, फाइनल गुड्स बन गया, तो वो माइनस नहीं होता। इसीलिए आपको पहले तीनों को ऐड करके तीनों को माइनस करना पड़ा, तब आपका जीडीपी निकला कैसे गुड्स पे और कैसे सर्विस पे, फाइनल गुड्स पे और फाइनल सर्विसेज पे। क्लियर है बेटा?
यस सर। आप सभी पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। डोमेस्टिक टेरिटरी, ये क्या बोला है? अच्छा, ये एक काम करो, डोमेस्टिक टेरिटरी आज को होमवर्क लिखो पढ़ने के लिए एक बार, और ये फीचर्स पढ़ के आएंगे आप लोग, ये भी होमवर्क रखो आज की क्लास के लिए, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी से बता देता हूँ, नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। जीडीपी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एंड कल हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। एक काम ये करेंगे एंड दूसरा काम कन्वर्जन का करेंगे। देखो मैं स्पीड नहीं कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे चल